तो आज हम बात कर रहे हैं 1857 के उस बड़े विद्रोह की। इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसके अलग अलग पहलुओं पर रोशनी डालते हैं। हाँ। मतलब कारण क्या थे, ये फैला कैसे, अंग्रेजों ने क्या किया और आखिर में हुआ क्या। सही। और हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से समझें कि ये असल में था क्या, सिर्फ एक सैनिक बगावत या कुछ और इसने भारत के इतिहास पर क्या असर डाला। बिल्कुल। और देखिए, इसकी जड़ें ना काफी गहरी थीं। अगर आर्थिक कारणों से शुरू करें हाँ, वो जरूरी है। तो सिर्फ लगान का मामला नहीं था। हम्म। अंग्रेजों ने क्या किया, अपना माल तो बिना ड्यूटी के ले आए। हाँ। और भारतीय कपड़ों पर आप सोचिए 80% जैसा भारी टैरिफ लगा दिया। 80%? मतलब सीधे सीधे भारतीय उद्योग को खत्म करने की बात थी ये तो। हाँ बिल्कुल। एक तरह से आर्थिक हथियार था ये। फिर किसानों पर लगान इतना ज्यादा हाँ। कि वो बेचारे कर्ज में डूब गए और उन्हें अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अंग्रेजों के फायदे वाली फसलें जैसे नील, कपास वो उगानी पड़ती थी। तो खाने की कमी भी हुई होगी फिर तो। जाहिर है भुखमरी बढ़ी। और दूसरी तरफ जो कारीगर थे, बुनकर थे, जब राजे रजवाड़े ही नहीं रहे तो उनका काम भी ठप हो गया। सही बात है। और ये तो हुई आर्थिक बात। प्रशासन भी कुछ गड़बड़ थी क्या, मतलब सरकारी कामकाज में? अरे बहुत ज्यादा। पुलिस, निचली अदालतें, वहां भ्रष्टाचार बहुत था। और भारतीयों को जानबूझकर ऊंचे पदों से दूर रखा जाता था, चाहे कोई कितना भी पढ़ा लिखा या काबिल क्यों ना हो। अच्छा, मतलब भेदभाव साफ था। बिल्कुल। पढ़े लिखे लोगों को भी नौकरियों में वो जगह नहीं मिलती थी जिसके वे हकदार थे। एक अपमान की भावना थी। और ये जो सामाजिक धार्मिक दखलंदाजी की बात आती है वो क्या था? देखिए, अंग्रेजों ने कुछ सुधार किए, जैसे सती प्रथा खत्म की, विधवा पुनर्विवाह कानून लाए। ये सुनने में तो अच्छे लगते हैं, प्रगतिशील थे। लेकिन उस वक्त कई भारतीयों को लगा कि ये उनकी परंपराओं, उनके धर्म में सीधा दखल है। फिर एक कानून आया 1850 में कि अगर कोई धर्म बदल ले तब भी उसे पुरखों की संपत्ति में हक मिलेगा। इसे भी लोगों ने मतलब अपने धर्म पर हमले की तरह देखा। अच्छा, और नस्लें भेदभाव तो था ही शायद। वो तो था ही। गोरे काले का भेद, भारतीयों को नीची नजर से देखना, ये सब आम था। और फिर वो राजनीतिक मसले, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसके बारे में पढ़ते हैं हम। हाँ, वो बहुत बड़ा कारण बनी। डलहौजी ने तो जैसे ठान लिया था कि ज्यादा से ज्यादा रियासतों को ब्रिटिश राज में मिलाना है। एक तो सहायक संधि थी। हाँ, जिसमें राजा को अपनी फौज हटाकर अंग्रेजी फौज रखनी पड़ती थी। बिल्कुल, और उसका खर्चा भी खुद उठाना पड़ता था। और दूसरा ये व्यपगत का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, कि अगर राजा का अपना बेटा नहीं है तो गोद लिए बेटे को वो वारिस नहीं मानेंगे और राज्य हड़प लेंगे। अच्छा, तो झांसी, सतारा, नागपुर ये सब इसी के शिकार हुए। हाँ, कई रियासतें इसी तरह छीनी गईं। इससे राजाओं और नवाबों में बहुत गुस्सा था। उनकी सत्ता, उनकी इज्जत सब जा रही थी। तो मतलब जमीन बिल्कुल तैयार थी। आर्थिक परेशानी, सामाजिक बेचैनी, राजनीतिक गुस्सा, सब कुछ सुलग रहा था एकदम। और फिर सेना में वो चिंगारी भड़की जिसकी हम बात करते हैं, चर्बी वाले कारतूस। हाँ, लेकिन उससे पहले भी सिपाहियों में असंतोष था। कम तनख्वाह, अंग्रेज अफसरों का बुरा बर्ताव, भेदभाव, ये सब तो था ही। फिर 1856 में एक नया कानून आया, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। इसमें क्या था? कि सिपाहियों को समंदर पार भी लड़ने भेजा जा सकता है। और उस जमाने में समंदर पार जाना कई लोगों के लिए धर्म भ्रष्ट होने जैसा था। तो ये भी एक कारण बना। बिल्कुल। और फिर आई वो चर्बी वाले कारतूसों की अफवाह कि इन कारतूसों को राइफल में डालने से पहले दांत से काटना पड़ता है और उन पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है। ओह, ये तो हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए बहुत आपत्तिजनक बात थी। हाँ, इसने सीधे सीधे उनकी धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाई। और मंगल पांडे ने बैरकपुर में जो किया वो इसी गुस्से का नतीजा था। और फिर मेरठ में सिपाहियों ने बगावत कर दी, अफसरों को मारा और दिल्ली चल पड़े। हाँ, और दिल्ली पहुंचकर उन्होंने बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। ये एक तरह से मतलब विद्रोह को एक चेहरा देने की कोशिश थी, एक पहचान। और ये आग फिर तेजी से फैली, खासकर उत्तर भारत में। बहुत तेजी से। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, बरेली, बिहार में आरा, ये सब बड़े केंद्र बन गए। और इसमें सिर्फ सिपाही नहीं थे, किसान, कारीगर, कुछ जमींदार भी, वो भी शामिल हो गए। अच्छा, मतलब आम लोग भी जुड़े? हाँ बिल्कुल। जहां जहां विद्रोह फैला वहां आम लोगों ने भी अंग्रेजी हुकूमत के निशानों पर हमला किया।
अदालतें, सरकारी दफ्तर वगैरह। और नेता कौन थे मुख्य? बहादुर शाह जफर तो शायद नाम मात्र के थे। हाँ, दिल्ली में असली कमांड जनरल बख्त खान के हाथ में थी। कानपुर में नाना साहेब और उनके सेनापति तात्या टोपे थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल अपने बेटे बिरजिस कादिर के नाम पर लड़ रही थीं। और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। उनका नाम तो सब जानते हैं। बिल्कुल। बरेली में खान बहादुर खान, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, बिहार में कुंवर सिंह। कई नेता उभरे। लेकिन अंग्रेजों ने इसे दबा दिया काफी बेरहमी से। हाँ, उन्होंने पूरी ताकत लगा दी। दिल्ली पर सितंबर 1857 में वापस कब्जा कर लिया। बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया, उनके बेटों को मार डाला गया। और बाकी जगहों पर? कानपुर में नाना साहेब हार गए, तात्या टोपे पकड़े गए और उन्हें 1859 में फांसी दे दी गई। झांसी की रानी लड़ते हुए मारी गईं। लखनऊ में भी भारी लड़ाई के बाद अंग्रेजों का कब्जा हुआ। और इसमें जाने कितनी गई होंगी? अंदाजा है कि करीब 1.5 लाख भारतीय मारे गए और इसमें बहुत सारे आम नागरिक भी थे। दमन बहुत क्रूर था। तो ये विद्रोह आखिर असफल क्यों रहा? क्या कारण थे? वो सीमित था? हाँ, दूसरा, विद्रोहियों में कोई केंद्रीय नेता या संगठन नहीं था। सब अपने अपने इलाकों में लड़ रहे थे। उनके लक्ष्य भी शायद अलग अलग थे। तालमेल की भारी कमी थी। और अंग्रेजों के पास संसाधन ज्यादा थे? बिल्कुल। उनके पास बेहतर हथियार थे, पैसा था और टेलीग्राफ जैसी तकनीक थी जिससे वो जल्दी खबरें भेज सकते थे और अपनी सेना को संगठित कर सकते थे। ये भी सुना है कि कुछ भारतीय राजा और जमींदार अंग्रेजों के साथ थे। हाँ, ये भी एक बड़ा कारण था। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम और कई सिख शासक अंग्रेजों के वफादार रहे। अगर ये सब विद्रोह में शामिल हो जाते तो शायद नतीजा कुछ और होता। और पढ़े लिखे लोग, उनका क्या रुख था? ज्यादातर पढ़े लिखे भारतीय या तो अंग्रेजों के समर्थक थे या फिर इस विद्रोह से अलग रहे। शायद उन्हें लगता था कि ये पिछड़ा हुआ है या इसका कोई भविष्य नहीं है। विद्रोहियों के पास भी कोई साफ योजना नहीं थी कि अंग्रेजों के जाने के बाद क्या होगा। कोई वैकल्पिक व्यवस्था का खाका नहीं था। नहीं। लेकिन फिर भी इसके नतीजे तो बहुत दूर तक गए। मतलब इस विद्रोह ने बदला क्या? सबसे बड़ा बदलाव तो यही हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया। अच्छा। हाँ, भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के हाथ में आ गया। 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ। गवर्नर जनरल का पदनाम बदल के वाइसराय कर दिया गया। और अंग्रेजों की नीतियों में भी कुछ फर्क आया? हाँ, महारानी ने एक घोषणा की। उसमें कहा गया कि अब और रियासतों को हड़पा नहीं जाएगा, राजाओं के अधिकार माने जाएंगे और लोगों के धार्मिक मामलों में दखल नहीं दिया जाएगा। क्या ये सब लागू हुआ? पूरी तरह तो नहीं। सरकारी नौकरियों में बराबरी का वादा भी किया गया, पर वो भी ज्यादातर कागज पर ही रहा। लेकिन हाँ, विलय की नीति खत्म हो गई। और सेना में क्या बदलाव हुए? वो तो जरूर हुए होंगे। हाँ, सेना का पूरा पुनर्गठन किया गया। अंग्रेज सैनिकों की संख्या बहुत बढ़ा दी गई। तोपखाने जैसे महत्वपूर्ण हथियार भारतीयों की पहुंच से दूर रखे गए। और सबसे बड़ी बात, क्या? फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई। सेना में जाति, धर्म और इलाके के आधार पर रेजिमेंट बनाई गई ताकि भारतीय सैनिक फिर कभी एकजुट न हो सके। ओह, मतलब भविष्य के विद्रोह को रोकने की पूरी तैयारी। बिल्कुल। तो ये जो अलग अलग नजरिए हैं इस विद्रोह को लेकर, कोई इसे सिपाही विद्रोह कहता है, कोई पहला स्वतंत्रता संग्राम। हाँ, ये नजरिया बहुत मायने रखता है। अंग्रेज इतिहासकार इसे अक्सर म्यूटिनी यानी गदर या सिपाही विद्रोह कहकर छोटा बताते हैं कि बस कुछ सिपाहियों का असंतोष था। और भारतीय राष्ट्रवादी वीडी सावरकर जैसे राष्ट्रवादियों ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। मतलब अंग्रेजी राज को उखाड़ फेंकने की एक सोची समझी संगठित कोशिश। और बाकी इतिहासकार? कुछ इतिहासकार जैसे आरसी मजूमदार मानते हैं कि ये न तो पहला था, न पूरी तरह राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम। वो इसकी कमियों की ओर इशारा करते हैं। कुछ इसे किसानों का विद्रोह भी मानते हैं साम्राज्यवाद के खिलाफ। तो नजरिए कई हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 1857 का विद्रोह एक बहुत बड़ी घटना थी। इसने अंग्रेजी राज की कमजोरियों को उजागर किया और भारतीयों के मन में जो गुस्सा था उसे बाहर निकाला। बिल्कुल। भले ही ये उस वक्त कामयाब नहीं हुआ, पर इसने आगे की आज़ादी की लड़ाई के लिए ज़मीन तैयार कर दी। एक राष्ट्रीय चेतना, एक राष्ट्रीय भावना को जगाने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका रही। हाँ, ये सही है। तो यहाँ एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है ना? कि अगर उस वक्त विद्रोहियों में बेहतर तालमेल होता या उन्हें पूरे देश का साथ मिला होता, तो क्या भारत का इतिहास कुछ अलग होता?
हाँ, ये सोचने वाली बात है। शायद आज़ादी की कहानी कुछ और होती।